मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से खतरा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के नए आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की स्थिति एक बार फिर गंभीर रूप लेने लगी है। इससे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,327 नए मामले सामने आए हैं। ये बीते दिनों कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 108 रहा है। महाराष्ट्र समेत कुछ अन्य राज्यों में बढ़ते मामलों से देश की चिंता बढ़ गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद धर्मगुरु दलाई लामा को शनिवार सुबह कोरोना वैक्सीन दी गई। प्रदेश में चल रहे बुजुर्ग लोगों के कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत जिला कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग ने धर्मगुरु दलाई लामा को टीका लगाया। तिब्बती प्रशासन ने 2 महीने पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। विभाग के प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद आज सुबह क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में दलाई लामा को कोरोना टीकाकरण की पहली डोज दी गई। टीकाकरण के बाद दलाई लामा ने सभी लोगों को टीकाकरण करवाने का संदेश दिया। दलाई लामा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बीमारी से लड़ने के लिए काफी कारगर है। सभी लोगों को ये इंजेक्शन लगाने के लिए आगे आना चाहिए। वहीं बिहार की राजधानी पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीपीएस कॉलेज में स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने जीर्णोद्धार किए गए विज्ञान भवन का शिलापट अनावरण उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के विभिन्न भवनों का निरीक्षण भी किया। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने शॉल, प्रतीक चिन्ह और पौधा भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे युवा अवस्था से ही टीपीएस कॉलेज को जानते हैं और औपचारिक रूप से आ जाने का निमंत्रण मिला तो वो यहां आकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसके नाम से ये कॉलेज बनाया गया उनकी पत्नी ने इसका निर्माण करवाया था और इंस्टीट्यूशन को और बेहतर ढंग से चलाने में अगर सरकार की तरफ से कोई सहयोग की ज़रूरत होगी तो सरकार हर संभव मदद करेगी ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। वहीं मुकेश सहनी प्रकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम नीतीश ने कहा कि मुकेश सहनी ने इस मामले में जानबूझकर कुछ नहीं किया बल्कि अनजाने में ऐसा हुआ है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के टीपीएस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां से निकलते वक्त मीडिया ने जब उनसे मुकेश सहनी प्रकरण मामले में सवाल किया तो उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे जैसे ही इस मामले की जानकारी हुई मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने मंत्री मुकेश सहनी को बुलाकर इस पूरे मामले की जानकारी ली। मंत्री मुकेश सहनी कुछ पुराने मामलों का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब किसी को कार्यक्रम में बुलाया जाता है तभी वो शामिल होता है। सारी बात हो गई, उन्होंने इस बात को मान लिया और बाहर मीडिया के सामने कह दिया। हम लोगों ने पूरी बात समझा दी। हमको तो आश्चर्य हुआ था, इसलिए तो हम कहे, हमको मालूम नहीं था। जब वहाँ विधानसभा में लोग बोल रहे थे और मेरे पास प्रेस का ही एक कॉपी भेज दिया तो हमने देखा, तो हमने कह दिया कि भाई मुझे आश्चर्य हो रहा, मैं जरूर बात करूँ, और हम तत्काल बात कर ली। और इसके लिए आप जानते ही हैं कि उनके साथ बातचीत हो गई और सब कुछ समझ लिया। उनको भी कोई दिक्कत नहीं और ऐसी कोई गलती नहीं। वो कोई जानबूझ करके सारी बात हो गई, उन्होंने इस बात को मान लिया और बाहर मीडिया के सामने। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां महंगाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें, महंगाई के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने महंगाई का पुतला फूंका। महंगाई का पुतला फूंककर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते दामों का विरोध जताया।
आपको बता दें कि खुर्जा के जेवर अड्डा चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया। बड़ी जानकारी हम आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां आप कार्यकर्ताओं ने बढ़ते दामों को लेकर महंगाई का पुतला फूका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई का पुरजोर विरोध किया। आपको बता दें खुर्जा के जेवर अड्डा चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया। बड़ी जानकारी हम आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां महंगाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि आप कार्यकर्ताओं ने महंगाई का विरोध करते हुए महंगाई का पुतला फूका। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध जताया और बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग भी की। अमरोहा जिले के गजरौला थाना इलाके के गांव मुहरका पट्टी में शराब माफियाओं के घर अधिकारियों के साथ कुर्की की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि योगी राज में लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुहरका पट्टी में शराब माफियाओं के घर पर हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की, जिसके लिए बाकायदा क्षेत्र में ऐलान किया गया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जितने भी माफिया हैं उन सभी के खिलाफ सरकार के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। आज गजरौला थाना के मुहरका पट्टी गांव के शराब माफिया शिवराज के जो प्रॉपर्टी है जो उसने अपराध से अर्जित की है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई है। इसमें इसके 3 मकान और ज़मीन है। कुल संपत्ति का मूल्य करीब 22,67,000 आंका गया है। कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां बकरी चराने गई मासूम हवस का शिकार बन गई। आपको बता दें कि आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया तो मौके पर एक किसान पहुंचा, जिसे आरोपी ने घायल कर दिया। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी हम आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां बकरी चराने गई एक मासूम हवस का शिकार हो गई। आपको बता दें आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर एक किसान मौके पर पहुंचा, जिस पर आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि हमला होने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं परिजनों ने इस मामले में थाने जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां बकरी चराने गई एक मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। वहीं बच्ची के शोर मचाने पर एक किसान मौके पर पहुंचा, जिस पर आरोपी ने जानलेवा हमला किया। आपको बता दें ये पूरा मामला घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बकरी चरा के जब लौट रहे थे तो रास्ते में वो जो जिससे मतलब झगड़ा हुआ था वो आकर के बकरियाँ अंकल जी जो बाबा थे ये आगे थे और मैं बीच में बकरियाँ आगे जा रही थी। तो वो आया था और मेरा हाथ पकड़ के घसीट के ले जा रहा था खेत में, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर वो बाबा आए थे तो उनके मेरे बचाने पर उनके वो जो चाकू लिए थे तो उसने उसके मार दिया था। तो मैं डर के मारे भाग गई थी। वो गांव का ही लड़का था संदीप। ये बकरियां साफ चरा रहे थे। वो के बाद में ये लड़की को काफ़ी गाली गलौज करने लगा। तो मैंने कहा कि भाई इसको गाली के देते हो, और बिटिया को लेकर पकड़ के हाथ वहाँ घसने लगा, कपड़ा को नोचने खोचने लगा। तो मैंने वहाँ हल्ला मुड़ी चिल्लाई जब बिटिया पुत्री ने, लालू बिटिया। तो हमने उसको पांजर गया तो तुम भाग जाओ नहीं तुम्हारे को मार देंगे। वो के बाद वहाँ फायर मारने को मिला के तो फिर वो बिटिया तो भाग गई और हमारा चाकू सर में, तो हम नीचे को तो हमारे साहब गाल में लग गई। वो बिटिया भाग गई और हमने गाल में हमारे चाकू मार दिया। संदीप फचान।
वहीं चंदौली में पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार जिला अधिकारी संजीव सिंह और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशानुसार जिले में आबकारी विभाग की तरफ से छापेमारी और चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में उप जिलाधिकारी नौगढ़, पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज सिंह पटेल और प्रवर्तन वाराणसी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने नौगढ़ थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में दबिश दी, जहाँ चेकिंग के दौरान टीम ने 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया। साथ ही 200 किलो लहन और शराब बनाने के उपकरण को भी मौके पर नष्ट किया। आपको बता दें कि इस दौरान आबकारी निरीक्षक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नगर ज्ञान प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज सिंह पटेल सहित तमाम पुलिस मौजूद रही। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से है, जहां शराब फैक्ट्री रेडिको खेतान में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि आग की चपेट में आकर 10 मजदूर जख्मी हो गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको रामपुर से दे रहे हैं, जहां शराब फैक्ट्री रेडिको खेतान में आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से 10 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं केमिकल पाइप लीक होने के चलते हादसे की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं जानकारी पाकर मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंच गई। बड़ी जानकारी हम आपको रामपुर से दे रहे हैं, जहां शराब फैक्ट्री रेडिको खेतान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग की चपेट में 10 मजदूर आ गए। वहीं केमिकल पाइप लीक होने के चलते हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं जानकारी पाकर मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंच गई है। वहीं कन्नौज में होली का त्योहार और पंचायत चुनाव से पहले जहरीली शराब पर नकेल कसने की आबकारी और पुलिस महकमे की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। शराब माफियाओं को कड़ा संदेश देने का काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कुतलूपुर इलाके में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर बड़ी संख्या में लहन नष्ट किया है। वहीं आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई से कच्ची शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, जहां छापेमारी के दौरान शराब माफिया भागने में कामयाब हो गए। वहीं मामले को लेकर आबकारी इंस्पेक्टर रणविजय सिंह ने बताया कि होली का त्योहार और पंचायत चुनाव को देखते हुए जहरीली शराब के खिलाफ छापेमारी लगातार जारी है। साथ ही जिले में अवैध शराब कारोबारियों को पकड़कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार के मुंगेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस पूरे विवाद में दर्जनों से ऊपर राउंड गोलियां चली, जिसके चलते 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही इस पूरे विवाद में आधा दर्जन महिलाएं भी घायल हो गईं। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी घायलों में शामिल हैं। मुंगेर जिले में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मुखबिरा चया टोला में शुक्रवार की देर रात शाम 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर दर्जनों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में आर्मी के जवान चंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद चया टोला में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और ग्रामीण दहशत में नजर आ रहे हैं। झगड़ा किससे था नहीं था ये बात नहीं जानते हैं सर। उधर से आया बस पड़ा सिरा गोली मार दिया, लग गया है जई में, तुरंत मर गया। कौन गोली मार दिया? के नाम रहे? चंदन। चंदन, हाँ। काहे गोली मारा चंदन? काहे मारा हम ये बात सोच नहीं सर, हम तो मजदूरी करने के लिए आए हैं। दोनों के बीच कुछ ज़मीनी विवाद है, उसी ज़मीनी विवाद के कारण ये झंझट हुआ, जिसमें गोली चली, एक आदमी मर गया। उसके बदले में दूसरे पक्ष के लोग कर करके मारपीट किया, जिसमें जख्मी हो गए कुछ लोग। उस जख्मी में से 2 आदमी के मृत्यु हो गई। झगड़ा किससे था? मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने नाइट कर्फ्यू को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है और कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों में नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या होगा? क्या रात में कोरोना को दिखता नहीं है? कोरोना कादरखान है क्या? साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने जो पाबंदियां कम की, इसके लिए केस बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने
कई आयोजन किए, बड़े बड़े आयोजनों की अनुमति दी। नाइट कर्फ्यू लगे तो शराब की दुकानें भी 8 बजे तक बंद होनी चाहिए। आपको बता दें कि राज्य में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही है, जिसके साथ कई पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। वहीं से लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर पाबंदियां हटाने का आरोप भी लगा रही है। आपको बता दें कि भोपाल में नाइट कर्फ्यू सरकार की तरफ से लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या होगा। सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि क्या नाइट के समय कोरोना को दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा, साथ ही कहा कि क्या कोरोना कादर खान है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने ढिलाई बरती। इस दौरान बीजेपी ने कई जनसभाएं की, ढेर सारे कार्यक्रमों की अनुमति दी, जिसकी वजह से राज्य में कोरोना मरीज बढ़ गए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल और चाइल्ड पीजीआई का दौरा किया। वहीं उन्होंने इन दोनों अस्पतालों की बिल्डिंग और मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि उनके साथ गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई, सीएमओ दीपक औहरी, सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी अधिकारियों की बैठक करने के बाद सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम फैसलों पर मंथन किया गया। हम लोगों ने रजिस्ट्री के मुद्दा को सबसे पहले हम लोगों ने रखा। साथ ही हम लोगों ने सशक्त रेरा बनाने की मांग की कि रेरा को और सशक्त किया जाए, जुडिशरी पावर दी जाए। जो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, जहां पर अभी तक बिल्डर्स पोजीशन नहीं दे रहे हैं, उन बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग की है। तो आज की सबसे बड़ी मुद्दा थी रजिस्ट्री का। तो हम लोगों ने ये मुद्दा को रखा है कि जो भी फ्लैट की डिलीवर हो चुकी है उसकी रजिस्ट्री ना रोका जाए। अगर हमें फ्लैट की पोजीशन मिल चुकी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, तो उसकी रजिस्ट्री अवश्य की जाए। मेजरली जो लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही थी, तो ये डिस्कशन इसमें हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक जो कैलकुलेशन बनती है उनको पर रजिस्ट्री लोगों से लेके लोगों की रजिस्ट्री की जाए और सीसीओसी में आ रही दिक्कतों का समाधान निकाला जाए। क्योंकि सीसीओसी के टाइम पर जो एनडीसी की रिक्वायरमेंट होती है उसको रजिस्ट्री के साथ जोड़ दिया जाए, तो इससे लोगों का कंप्लीशन जल्दी होंगे और लोगों की रजिस्ट्री जल्दी होगी। इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। रजिस्ट्री के बारे में सहमति बनी है और बहुत जल्दी जहां पर कॉलोनीज़ हैं, जहां पे सोसाइटीज़ हैं, वहीं पर विशेष कैंप लगा करके इनकी रजिस्ट्री हम कराएंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 3 महीने में सभी रजिस्ट्रियाँ पूरी हो जाएं। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में दुष्कर्म की खबर सामने आई है, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं जानकारी पाकर किशोरी की मां ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि किशोरी की मां का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने किशोरी को भला फुसलाकर घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई है। पीड़िता जो वादिनी है, वादिनी के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती भगा ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जिसकी विवेचना अभी जो है जारी है। पीड़िता जो वादिनी है, वादिनी के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती भगा ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जिसकी विवेचना अभी जो है जारी है। वहीं रांची नगड़ी थाना क्षेत्र के केसारू गांव से निर्दयी पिता ने अपनी 3 महीने के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्चे के शव को लेकर कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया।
घटना के बाद गांव के लोगों में मातम पसरा हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए बच्चे की मां किरण उरांव ने बताया कि उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी और 3 महीने पहले ही घर में बेटे का जन्म हुआ था। हर तरफ खुशियां थी, लेकिन नशे का आदी रोपन्ना उरांव ने बच्चे को मौत के घाट उतारकर उसकी गोद सूनी कर दी। उसका पति रात को नशे में धुत घर आया और मारपीट करने लगा। फिर अचानक बच्चे को छीनकर खेत की ओर ले गया और पटक पटक कर मार डाला। हत्या के बाद आरोपी ने बच्चे की मां को फोन कर बच्चे को ले जाने को कहा। जब वो बच्चे को लेने गई तो बच्चे की सांस नहीं चल रही थी, जिसके बाद उसने इस घटना का जिक्र किसी से न करने की धमकी दी और पूरे परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने फिलहाल पुलिस को दी। जो केसारो गांव नगरी में अभी हाल में ही 1 साल पहले पिछले साल ही हुई थी। उनकी ज़िंदगी एक कश्मकश में चल रही थी, कोरोना व्यक्त हम कह सकते हैं, और कुछ परेशान हाल दिख रहे थे, जैसा उनका पत्नी का कहना था। बहुत दिनों के बाद ये ससुराल पहुंचे थे। ये नवजात बच्चा को गोद में उलिए, पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी बात बैठ गई हुई थी, या उस वक्त देख के उसको हुआ बोला कि बच्चा को ले जाते हैं बाहर खिलाने के लिए, छोटा है। और 15-20 मिनट के बाद उसने फ़ोन करके अपने पत्नी को ये बताया कि हम बच्चा को हत्या कर दिए हैं, मार दिए हैं, गला दबा, अगर तुमको ले जाना इसको है मेरे पास है तो आके ले जाओ, नहीं तो कुआं में हम इसको डाल देंगे तो मिलेगा भी नहीं। ये रोती चिल्लाती जल्दी से गई है, दौड़ी है, तो बच्चा को हाथ में उससे ली। उसके बाद बच्चा को तो दिया, लेकिन वहाँ से वो फरार हो गया, भाग गया है। रात में बच्चा मर चुका था। तो हमर महात है पूरा ये दर्दनाक घटना का गला दबा लड़का था या पटकने की बात आ रही थी सर। अब जो वहीं रुद्रपुर में एक पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने पति की हत्या करा दी। बताया जा रहा है कि महिला का किसी और युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके पति को लगी तो उसने उसका विरोध किया। इससे नाराज युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और अपने प्रेमी से पति की हत्या करा दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी ने 2500 का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। त्रिकोणी प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध को लेकर के एक हत्या करी गई। इसमें जो मृतक का जो धर्मपत्नी है निशा, उसका एक प्रेमी अभिषेक यादव उर्फ प्रधान बहादुर, इसने आकाश यादव उर्फ फांडा की मदद से और अन्य 2 अभियुक्त हैं, आकाश उर्फ इक्का और सूरज, इनके माध्यम से इसने घटना को कारित किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी में बुद्धि और आवली गांव के लोगों ने दोनों गांवों के बीच स्थित खदान में चल रही पोकलेन को बंद कराने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि खदान की खुदाई के लिए दोनों ग्राम सभाओं से अनुमति नहीं ली गई। वहीं मामले की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ठेकेदार और ग्रामीणों के बीच इस दौरान कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ठेकेदार और उसके सहयोगियों को थाने लेकर आई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें प्रशासन की तरफ से सही जानकारी नहीं दी जाती, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं हरदा जिले के हंडिया तहसील में आगामी नर्मदा पंचकोशी पदयात्रा को लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत परिसर में हरदा एसडीएम श्रुति अग्रवाल की अध्यक्षता की बैठक की गई। साथ ही बैठक में आगामी दिनों में संपन्न होने वाली पंचकोशी पदयात्रा को लेकर बिंदुवार जानकारी से अवगत कराया गया।
वहीं इस मौके पर राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, होमगार्ड विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि पंचायत में आयोजित पंचकोशी की बैठक में सबसे पहले एसडीएम ने ग्राम पंचायत हंडिया को सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और पंचकोशी में आने वाले पदयात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं के संबंध में निर्देशित किया। अभी कोरोना का वापस से प्रभाव बढ़ा है, जिस कारण से हम लोग प्रशासनिक तौर पे इस यात्रा की परमिशन नहीं दे रहे हैं और लोगों से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम आए हो। लेकिन चूँकि श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं करी हैं, जैसे कि लाइटिंग की व्यवस्था। जब वो पूरे रूट में पैदल चल के आएंगे, साथ में अगर वो रुकते हैं तो जहाँ पे रुकेंगे वो वहाँ पे सफाई की व्यवस्था, शौचालय, पानी पीने का और थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। अभी कोरोना का वहीं नर्मदा नदी के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए डिंडोरी में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 21 करोड़ फेस प्रोजेक्ट में धीमी गति से चल रहे सीवर लाइन निर्माण कार्य में काम की गुणवत्ता भी ठेकेदार की तरफ से अनदेखी की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम के रिहायशी मकान के सामने सीवर लाइन निर्माण कार्य के बाद ठीक से मिट्टी नहीं डाली गई, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहा ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। मिट्टी धंसने की वजह से ट्रक के 2 पहिया सीवर लाइन में समा गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान वाटर सप्लाई की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से कई घरों का वाटर सप्लाई पूरी तरह ठप हो गया। नगर के अंदर हमारी जो निर्मित सड़कें हैं, सीसी सड़कें जो हैं, सीसी रोड की हमारी जो सीमेंटेड सड़कें हैं, इन सारी सड़कों को इनके द्वारा बीच से तोड़ा जा रहा है। बीच से तोड़ने के बाद उसमें उनके द्वारा पाइप लाइन डाली जाती है और बाद में सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही। गड्ढा जहाँ हो रहा है वहाँ मट्टियों से पूरा जा रहा है। हल्की से बारिश होने पर कीचड़ हो जाता है और उसके बाद जो भारी वाहन यदि निकलते हैं तो वहाँ पर वो भारी वाहन फंस जाते हैं। नगर के अंदर वहीं राजनांदगांव में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले ठग को पुलिस ने 3 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। स्टर्न डेप्थ रिकवरी और एनफोर्समेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एरिया मैनेजर रहे रोहित देवांगन ने 3 साल पहले स्थानीय लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की ठगी की थी। जब इस बात की जानकारी पीड़ितों को लगी तो उन्होंने गेंदा टोला थाने में एरिया मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। तभी से आरोपी रोहित देवांगन को पुलिस तलाश रही थी, जिसे 3 साल बाद पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।